जय भीम इंडिया में मैं स्वाति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है। सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में संविधान परिवार और आम्बेडकरी संगठनों की तरफ से नागपुर के सम्राट अशोक चौक से मेडिकल चौक, संविधान चौक से होते हुए रैली निकाली गई। यह रैली नागपुर भ्रमण करेगी। राजा सम्राट अशोक के बारे में लोगों को जागरूक करना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा रैली के आयोजकों ने बताया। राजा सम्राट अशोक के जयंती उपलक्ष्य में आम्बेडकरी अनुयायियों द्वारा सम्राट अशोक चौक में 82 फुट ऊंचा पुतला उभारने की मांग की गई है। जय भीम। आज अपन नागपुर के अशोक चौक पर है और यहाँ पे संविधान परिवार की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया है। आज सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में संविधान परिवार के संयोजक, मुख्य संयोजक अपने साथ है। अपन उनसे बात करेंगे कि ये आयोजन किस प्रकार का किया गया है। सर, आपका नाम? मैं प्राध्यापक राहुल मून, संविधान परिवार नागपुर। आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इनकी 2328वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। संविधान परिवार और सभी 15 से 20 संगठनों के साथ में ये रैली पूरे नागपुर में भ्रमण करेंगी। और विशेषतः ये रैली का महत्व जो गए 2 महीने से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भवन अंबाझरी गिराया गया है, उस संदर्भ में इस नागपुर शहर में जन जागरण की एक मुहिम के आधार पर और अशोका जयंती के उपलक्ष्य में उसको सामने रखते हुए हमने ये रैली का आयोजन किया है। यहाँ सभी लोग कास्टअप संगठन के लोग हैं, सभी लोग हैं। पीसे साहब है, डॉक्टर प्राध्यापक पीसे है, इंजीनियर भूषण जी मून है, कास्टअप कर्मचारी संगठन के अपने सुरेश तामगाड़गे जी है। सर, इस बार हमने थोड़े पैमाने पर घाई हुई हमारी ये इस कार्यक्रम के लिए। इस आयोजन में, इस रैली में लगभग कितने लोग शामिल होंगे? मिनिमम 300 लोग तो शामिल होने वाले हैं। अभी जैसा यहाँ से निकलेंगी, अशोका चौक से निकलेंगी, सम्राट अशोक चौक से निकली मेडिकल चौक, मानेवाला चौक और उसके बाद में शताब्दी चौक, तो वहाँ लोग मिलने वाले हैं। ये रैली में ज्वाइन होने वाले हैं लोग, सारे लोग। और ये सारा जत्था अंबाझरी में जो बाबा साहब के स्मारक का जो आंदोलन चालू है, महिलाओं का आंदोलन चालू है, वहाँ जाके उनको समर्थन जाहिर करेंगे और वो उनका हौसला बढ़ाने का काम ये रैली करेंगे। दी ग्रेट अशोका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ये जयंती के उपलक्ष्य में ये महारैली का आयोजन किया है। ये सम्राट अशोक चौक से पूरे नागपुर में घूमकर ये रैली यहाँ आएगी। शाम को समारोह का कार्यक्रम होगा। तो सम्राट अशोक आप सबको मालूम है, लेकिन आज तक इस देश में सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। सम्राट अशोक का इतिहास दबाने की कोशिश हो रही है। जो सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म के सारे पूरे जगत में फैलाया है, और उसका इसलिए किया कि बुद्ध धर्म ये मानव की बात करता है, मानव में भेद नहीं करता है। और इसलिए ये बौद्ध धर्म जो श्रेष्ठ धर्म है, जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत के लोगों को दिया है, इसलिए हमको ये सम्राट अशोक मालूम हुआ, हमको बुद्ध मालूम हुआ, तथागत बुद्ध मालूम हुआ। तब तक हमको अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमको ये पहले जो महापुरुष है ये मालूम नहीं होते हैं। और ये सारे महापुरुषों की जयंती होती है, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती होती नहीं है। सम्राट अशोक जी, इनका 2328वां जन्मदिन सबको मुबारक हो। आपने एक बात याद करने लायक है और मैं उसको कोट करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो 10,000 साल का एक ब्यौरा इतिहास का जब जाहिर किया, तो उसमें ये कहा गया है कि पूरे विश्व के अगर हम 10,000 साल का इतिहास देखें तो उसमें विश्व को सही मानों में दिशा देने वाले जो महामानव हो गए हैं, उसमें पहला नंबर अगर किसी का है तो सभी विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध। दूसरा नाम है महावीर जैन। तीसरा नाम है सम्राट अशोक और चौथा नाम है विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर।
यानी 10,000 के इतिहास में अगर 100 लोगों की सूची देखी जाए तो उसमें पहले चारों जो नाम हैं वो भारतवर्ष के हैं। इससे ये जाहिर है कि पहले भी हम विश्वगुरु थे। आज जो खोखला दावा लोग कर रहे हैं कि इस भारत को हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं, ये विश्वगुरु पहले ही था। हमने इस देश को तहस नहस करने का काम जो स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, उनको सही दिशा में अगर अपने पाप धोने का अवसर अगर ढूंढना है तो वो अवसर है जो सम्राट अशोक की जयंती है, वो पूरे शासकीय माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, शैक्षणिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे पूरे भारतवर्ष में मनानी जानी चाहिए और वो कंपल्सरी होनी चाहिए। बौद्ध धर्म स्वीकारून बौद्ध धर्म शांतीचा संदेश दिला ते भगवान गौतम बुद्ध महाकरुणी यांच्या बौद्ध धर्म सम्राट अशोकाने स्वीकारला आणि सम्राट अशोक सम्राट हे संपूर्ण देशाचे सम्राट होते। भारत देशच अशोक सम्राटच्या नावाने होता। अशा सम्राटाची संपूर्ण देशामध्ये तेच नव्हे तर केंद्र शासन, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वयं खर्चाने आज देशामध्ये जयंती साजरी करायला व्हायला होती। तसं होताना दिसत नाही। पण ज्या गौतम बुद्धाने शांतीचा संदेश आणि बौद्ध धर्म स्वीकारून या देशाला दिला, त्या अशोक सम्राटांनी संपूर्ण देशामध्ये अशोक स्तंभ लावण्याचे त्यांनी पुढाकार घेतला आणि शांतीच्या बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला। असा अशोक सम्राटाला आपण या ठिकाणी जयंती साजरी करत आहोत। महाविहार परिवार नांदेड़ की ओर से राजा अशोक सम्राट इनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाविहार परिवार के संस्थापक इंजीनियर यशवंतराव गच्छे इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त इंजीनियर डी भालेराव, एसबीआई के बैंक मैनेजर हीरामन वाघमारे, एसटी पंडित अतिथि के रूप में मौजूद थे। महाविहार परिवार बावरीनगर नांदेड़ की ओर से सम्राट अशोक जी की जयंती 2337वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर सभी महाविहार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। सम्राट अशोक जी ने, उनका जो राज्य था, मेरे ख्याल से आज का पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चाइना तक, रूस तक, अफ़गानिस्तान तक उनका राज्य फैला हुआ था। उन्होंने इसलिए अखंड भारत, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता है, जम्बूद्वीप तक फैला हुआ अखंड राज्य सम्राट अशोक जी का ही था और एकाधिकार स्थापित किया गया था। राजा है, सम्राट है, इसलिए लड़ाई, युद्ध ये तो लड़ना ही पड़ेगा। और ऐसी ही उनके ज़माने में जो बड़ी कलिंग लड़ाई हुई, वो बड़ी ही भयानक और दर्दनाक लड़ाई थी। लाखों सिपाही, लाखों लोगों की इसमें जान गई थी। और आखिर में इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद भी जो जीत हासिल हुई, जीत मिलने के बाद भी सम्राट खुश नहीं हुए, सम्राट को खुशी नहीं हुई। इसके बाद में उनका संपर्क बौद्ध भिक्षुओं के साथ आया। बौद्ध भिक्षु और उनके साथ में जो शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के बाद ही जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरा अर्पित कर दिया। और जहाँ कहीं दुनिया में जाते हैं तो सम्राट अशोक जी ने जहाँ वे गए, उनके बेटा, उनका लड़का, उनका लड़की, जो संघमित्रा और बेटा महेंद्र, वो श्रीलंका में गए और दुनिया में कहीं भी भारत के आसपास गए तो जो भी खुदाई में जो भी शिलालेख मिलते हैं, जो भी खुदाई में जो भी प्रमाण मिलते हैं, वह सभी बुद्ध के सम्राट अशोक जी की वजह से बुद्ध धर्म का प्रचार सारी दुनिया में हो चुका था। अभी यहाँ पर उनके नाम से मेरे ख्याल से आज के जवानों ने, आज के युवा पीढ़ी ने क्या संदेश लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सम्राट अशोक जी ने उनके नाम पर तकरीबन 23 विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। शिक्षा का और एक आदर्श राज्य का एक संदेश यहाँ पर सभी ने लेना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। 28 मार्च 2023 को ओबीसी महासंघ ने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में भव्य विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से ओबीसी समुदाय की संवैधानिक मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग को लेकर महासंघ के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने वक्तव्य किया कि ओबीसी की मांगों को पूरा करे या कुर्सी छोड़ दे। जय ओबीसी, राष्ट्रीय
ओबीसी महासंघाचा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा। पूरे देश के ओबीसी समुदाय के लिए जो जो संगठनाएं काम करती हैं और जो जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं उनका एक महासंघ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बीसी वेलफेयर ऑफ तेलंगाना, बीसी वेलफेयर ऑफ आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरा भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा से सब स्टेटों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ओबीसी समाज की जो प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए पिछले कई सालों से ओबीसी समुदाय संघर्ष कर रहा है और केंद्र सरकार वो पूरी नहीं कर रही है, वो सारी मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का ये धरना कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि इस देश में ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना 1931 में हुई थी और 1931 के बाद अब करीब 95 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। तो आने वाले सेंसस में, आने वाली जनगणना में पूरे ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे को अभी तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में 27% या 30% मिलता था, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कम होकर जहाँ SC/ST की लोक संख्या 23% से कम है वहाँ हमें 27% मिल रहा है, लेकिन जहाँ SC/ST की पॉपुलेशन 30% 35% हो रही, वहाँ ओबीसी को सिर्फ 10 या 15% पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो हमारा ये मांग है कि भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन करके ओबीसी समाज को भी इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से या मिनिमम 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन बहाल करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग ये है कि इस देश में 60% ओबीसी और 60% ओबीसी होने के बाद ओबीसी कल्याण के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि ओबीसी कल्याण के लिए इस केंद्र में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। हमारे ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 50% का सीलिंग लगा दिया है। हमारी पॉपुलेशन 60% है, रिजर्वेशन 27% है बिकॉज ऑफ द 50% सीलिंग। तो ये 50% सीलिंग को हटाकर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी भागीदारी इसके तहत। ये तो आप अपने मन से कहे ना 7%, लेकिन 60% के आंकड़े कहाँ हैं? इसलिए तो पहली मांग क्या है, आंकड़े कहाँ हैं? हाँ, तो इसलिए पहली देखिए 1931 में हम लोग 52% थे, इट्स ऑफिशियल फिगर, तो ये नहीं है। 31 के बाद या अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है। सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर बुल्ढाना शहर के त्रिशरण चौक पर विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा सम्राट अशोक के प्रास्ताविक प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया। विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक की प्रतिमा के लिए 35 लाख रुपए का निधि उपलब्ध कराया है। इस मौके पर विधायक संजय गायकवाड़, युवा नेता मृत्युंजय गायकवाड़, नगर परिषद प्रमुख गणेश पांडे, पूर्व पृथ्वी एवं निर्माण अध्यक्ष दिलीपराव जाधव उपस्थित थे। आज या ठिकाणी माननीय आपले लोकप्रिय आमदार संजूभाऊ गायकवाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श ठेवून अशोक सम्राट यांचा जो भव्य रूप पुतळा या ठिकाणी उभारण्याचा जो मानस ठेवलेला आहे त्याबद्दल समाजाच्या वतीने प्रथम मी त्यांचा आभार मानतो। दुसरा एक सांगण्याचा असा उद्देश आहे की सम्राट अशोक की ज्यांचं राज्य हे जम्बूद्वीप म्हणून
की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सध्याचा जो काही मोठापर्यंत बांगलादेश या इथपर्यंत ज्यांचं राज्य होतं त्या सम्राटांचे विचार, ज्या बुद्धांचे विचार, शांतीचा मार्ग लोकांनी अवलंबावा म्हणून सुरुवातीलाच या ठिकाणी अशोक सम्राटाचा त्यांनी पुतळा जो बांधलेला आहे त्याबद्दल पुनश्च सर्वांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध. चक्रवर्ती सम्राट अशोकांची जयंती आहे. त्या जयंतीच्या निमित्तानं मी संपूर्ण देशवासियांना, समाज बांधवांना मनापासून हार्दिक खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताचं औचित्य साधून आज या ठिकाणी या समाज कल्याणच्या ह्या मागचा कोपरा, ही भिंत तोडून आतमध्ये अशोक सम्राटांचं भारतातलं पहिलं या ठिकाणचं स्मारकाचं भूमिपूजन सोहळा आज या ठिकाणी पार पडतोय. जवळपास 50 लाख रुपयाचा निधी या स्मारकासाठी आपण या ठिकाणी उभा केलेला आहे. सगळी आपली प्रक्रिया चालू झाली आणि 8-10 दिवसामध्ये आपण कामाला सुरुवात करणार आहोत. हिवाळे साहेबांनी सर्वप्रथम ही मागणी त्या ठिकाणी केली होती आणि नंतर बऱ्याच समाज बांधवांनी मागणी केली की आपण सगळं समाजाचे स्मारक या ठिकाणी करत आहात, तर एक सम्राट अशोकांचं देखील स्मारक असलं पाहिजे. आणि म्हणून देशात कुठंच नाही असं प्रकारचं स्मारक आज या ठिकाणी आपण त्याचं भूमिपूजन सोहळा केलेला आहे आणि त्या स्मारकाला सुरुवात या ठिकाणी होणार आहे. यापूर्वी देखील आपण बाबासाहेबांचं जयस्तंभ चौकामध्ये खूप मोठा पुतळा उभा करतोय, पण भारतामध्ये बाबासाहेबांसोबत रमाईचा कुठंच पुतळा नाही आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर आणि माता रमाईचा एकत्रित पुतळा हा देखील जयस्तंभमध्ये आपण करत आहोत. याच बरोबरीनं महात्मा फुलेंचा देखील पुतळा सावित्रीसोबत कुठंच नाही, भारतात कुठे नाही आणि म्हणून सावित्री आईचा पुतळा आणि महात्मा फुलेंचा पुतळा तो देखील एकत्रितपणे आपण या ठिकाणी करणार आहोत. एवढंच नाही तर आपण टीबी तलाव जो आहे ज्याच्यामध्ये आता आम्ही त्याच्यामध्ये बोटिंग करणार, एसटीबी करणार, त्याच्यामध्ये वॉकिंग ट्रॅक, रनिंग ट्रॅक, योगा सेंटर, कॅन्टीन आणि ज्या वेळेला धरणाचं हे काम पूर्ण होईल त्यावेळेस त्या पाण्यामध्ये बोटिंग सोबत आपण म्युझिकल कलर लेझर फाउंटन, म्हणजे त्या फाउंटनमध्ये जे कारंजे उडतील रात्रीला त्याच्यामध्ये आपल्याला बाबासाहेब बघायला मिळतील, आपल्याला भगवान गौतम बुद्ध बघायला मिळतील, आपल्याला शिवाजी महाराज बघायला मिळतील. सगळ्या समाजाचं म्हणजे अगदी म्हणजे चांद ताऱ्यापासून आधी येशू ख्रिस्तापासून सगळ्या धर्माच्या लोकांचा आदर करून हासा लेजर शो सुद्धा जे आपण उभं करतोय ते देखील भारतातलं बुलढाण्यामध्ये पहिलं असणार आहे. आणि म्हणून या सगळ्या ऐतिहासिक कामाला आज मला खूप मनापासून आनंद वाटतो की आपल्या सर्वांच्या शुभ असते आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आज या कामाला सुरुवात होत आहेत. बाकी ठिकाणच्या देखील कामांना आपलं असंच सहकार्य मला अपेक्षित आहे, एवढी विनंती करतो. आणि पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांना जयंतीच्या निमित्ताने सम्राट अशोक जयंती शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. महेंद्र महाडिक लिखित दिग्दर्शित शिवपुत्र संभाजी इस महानाट्य का आयोजन 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कोल्हापुर के तपोवन मैदान में होने जा रहा है. इस प्रकार की बात सांसद तथा डॉक्टर अमोल कोल्हे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. इन्होंने कहा कि स्वराज्य के छत्रपति का इतिहास आने वाले पीढ़ी को समझना चाहिए. इस हेतु पर ये महानाट्य प्रयोग किया जा रहा है. 12 एप्रिलपर्यंत कोल्हापुरात तपोवन मैदान कळंबा रोड येथे शिवपुत्र संभाजी या महानाट्याच्या प्रयोगांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि दररोज 10,000 प्रेक्षकांची आसन व्यवस्था या महानाट्यासाठी आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या तेजस्वी बलिदानापर्यंत हा संपूर्ण प्रवास प्रत्येक प्रयोगात उलगडून दाखवणारं हे महानाट्य आहे. आणि कोल्हापुरात, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर नंतर आता कोल्हापुरात याचे प्रयोग होत आहेत. कारण कोविड नंतरच्या काळात जे प्रयोग सुरू झाले त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर असेल, मग नाशिक असेल, मग निपाणी असेल आणि आता कोल्हापूर. तर कोल्हापुरात 7 एप्रिलपासून 12 एप्रिलपर्यंत हे भव्य महानाट्य सादर होतं. जवळपास 150 फूट रुंद स्टेज, घोडे, बैलगाड्या, प्रत्यक्ष लढाया, सुमारे 100 ते 125 कलाकारांचा सहभाग, सिनेनाट्य कलावंतांचा सहभाग, 4 मजली भव्य सेट, अशा संपूर्ण भव्यतेचं नेत्रदीपक आतिषबाजी असेल, हे सगळं घेऊन हे महानाट्य कोल्हापूरकरांसाठी केलं. प्रियदर्शनी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य इनकी जयंती चैत्र माह के शुल्क अष्टमी के दिन नांदेड़ मनपा प्रशासन, केंद्र और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, इस आशय का ज्ञापन आम्बेडकरी नेतागण व भदंत पय्याबोदी इनके शिष्टमंडल ने नांदेड़ वाघाला महानगर पालिका के उपायुक्त इनको सौंपा. इस शिष्टमंडल में रिपब्लिकन हक परिषद के रमेश रामजी सोनाले, बहुजन संघर्ष नेता के सुखदेव चिखलीकर, कांग्रेस पार्टी के रमेश गोडबोले, आम्बेडकर नेतागण मौजूद थे.
दर्शी सम्राट अशोक इनकी जयंती महानगर पालिका के ओर से, प्रशासन के ओर से संपन्न होनी चाहिए। इसीलिए अम्बेडकरी समाज के वरिष्ठ नेता और कुछ युवा नेता सभी मिलकर के आयुक्त मनपा के इनको निवेदन रीतसर दिया हुआ है। पिछले 3 साल से लॉकडाउन से पहले सम्राट अशोक की जयंती महानगर पालिका की ओर से नांदेड़ जिला में संपन्न होती थी, लेकिन कुछ वजह बता करके मनपा ने वो सम्राट अशोक की जयंती मनाना बंद कर दिए। इसलिए वो पूर्ववत चालू करने के लिए निवेदन दिया है और हमने वहाँ पर ये भी कहा है कि सम्राट अशोक ये भारत के भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र थे और सम्राट अशोक का जो कार्य है ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। और सम्राट अशोक जितने विध्वंसक थे उतना विध्वंसक मुझे तो लगता नहीं कि कोई राजा इस धरती पर पैदा हुआ होगा। और सम्राट अशोक के जैसा विधायक राजा भी कोई आज तक हमने इतिहास में नहीं पढ़ा है, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग का जब युद्ध हुआ है तो वो कलिंग का युद्ध जीतने के लिए हजारों लाखों वहाँ पर कत्ल हो चुके थे। सम्राट अशोक ने वो कलिंग का युद्ध भी जीत लिया था और कलिंग जीतने के बाद में सम्राट अशोक जो गर्व महसूस कर रहा था और वो गर्व महसूस करते हुए रास्ते पे जब चलता था तो कोई महिलाएं और कोई पुरुष भी सम्राट अशोक के लिए कोई अच्छी बात नहीं करता था। ये चांडाल राजा है, क्योंकि किसी का पुत्र मारा गया था, किसी का पति, किसी का भाई मारा गया था, इसलिए उसको चांडाल कहा करते थे। लेकिन सम्राट अशोक को ये जब बातें कान पर पड़ती थी तो उसे बड़ी खुद के बारे में गलती महसूस हुई और वो बाद में कुछ तो भी हमारे हाथ से अच्छा होना चाहिए, इसके लिए बुद्ध धम्म संघ की शरण में आए और उन्होंने भारत के भूमि में शांति फैलाने के लिए, विश्व में शांति फैलाने के लिए 84,000 चैत्य स्तूपों की निर्माण किया और बुद्ध धम्म संघ को शरण आ गए और उन्होंने पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम किया। अपना पुत्र और पुत्री को भी संघ को दान दे करके श्रीलंका में भेजा और देश विदेश में धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने विश्व में भेजा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र शासन ने और नांदेड़ के मनपा ने भी ये शासन स्तर पर सम्राट अशोक की जयंती संपन्न करना चाहिए, यही हमारा निवेदन है और नम्र विनंती। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रशासनिक भावना पर ताला लगाते हुए बंद करने का निषेध छात्रों ने किया। सभी दरवाजों को ताला लगाने से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध स्वरूप वित्त विभाग के कार्यालय पर ताला लगाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने ध्यान देने की मांग की है। कुर्सी छोड़ो, आराम करो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस तरह विश्वविद्यालय में अभी पिछले 2 दिनों से यहाँ पे लॉक लगा दिया गया और हमें किसी भी छात्रों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। हमारे छात्र हैं मयंक उपाध्याय, इनको अगर ये आते हैं, इनको 10 गार्डों द्वारा इनका हाथ दबा दिया जाता है और उनको चोट भी लगी है।
रजिस्ट्रार महोदय भी उनके साथ थे और वो भी अंदर गए, उनको अंदर जाने दिया गया और छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार विश्वविद्यालय द्वारा जो पिछले 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से विश्वविद्यालय में लॉक है। जो छात्र आते हैं उनको समस्याएं हो रही है कि किस तरह से अपना काम करेंगे, और प्रशासनिक भवन ही एक ऐसा ये जगह है जहाँ पे सारे विश्वविद्यालय से संबंधित जो कार्य होते हैं ये प्रशासनिक भवन से होते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक भवन में लॉक लगाकर एक तानाशाही रवैया दिखाना ये विश्वविद्यालय के लिए, और हम सभी छात्र आज इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी गेटों पे, अगर इन्होंने अंदर से लॉक लगाए हैं तो हमने भी बाहर से लॉक लगा के विरोध किया है। जब तक विश्वविद्यालय में सभी लॉक नहीं खोले जाएंगे तब तक हम ये लॉक बाहर से लगे रहेंगे और हम इसी तरह धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन को ताला लगाया गया, तो इसकी क्या वजह है ये हमें अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे सामने हैं। सर क्या वजह है इसकी? मैं हर्षवर्धन पांडे इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं अपने प्रशासनिक काम के कारण प्रशासनिक भवन में आया तो देखा चारों तरफ से ताले लगे हुए हैं, और ये ताले आज से नहीं कल से लगे हुए हैं। कल भी मुझे कई छात्रों ने आके बताया कि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, लेकिन जब आज मैं स्वयं खुद यहाँ पे आया तो मैं देखा चारों तरफ से ताले लगे हुए हैं। प्रशासन किसी भी छात्र को अंदर नहीं जाने दे रहा है। इतनी कड़ी धूप में जब छात्र एकलव्य पर चढ़ के उतना ऊपर प्रशासनिक भवन में काम कराने आता है तो प्रशासन का जवाब होता है कि आपका काम अभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रशासन में ताले लगे हुए हैं। प्रशासन एक कारण भी नहीं बता रहा है कि किस लिए ताले लगे हुए हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने प्रशासन बन के सारे गेटों पे ताला लगा दिया और इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ताला खोले और बच्चों को जाने दें ताकि बच्चों को असुविधा न हो। अभी तो केवल हम आग्रह कर रहे हैं, अगर प्रशासन ताला नहीं खोलता है तो हम आंदोलन में बैठेंगे। पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति ने भीम जन्मोत्सव दिन के उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अकोला से मध्य प्रदेश तक महू तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा की शुरुआत अकोला के अशोक वाटिका से दबकी रोड, अमानतपुर, बदलापुर, कंचनपुर होते हुए शुरू हुई है। बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयंती उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यासाठी, बोधिसत्वाला बुद्धत्व प्राप्त करण्यासाठी ज्या 30 पारमितांचं डोंगर रचावं लागतं, म्हणून आपल्या सगळ्या जीवनातलं सारं पुण्य अर्पित करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मस्थळी महू गावला हा सगळा भिक्खू भिक्खुणी, उपासक उपासिका, हा 4ही धम्माचे पिलर तिथे जाऊन सत्यक्रिया करणार आहे आणि आपल्या जीवनातलं सारंच पुण्य बाबासाहेबांना बुद्धत्व प्राप्त करण्यासाठी हे अर्पण करणार आहेत, जेणेकरून हा बोधिसत्वाचा हा जयंती उत्सव असाच साजरा करावा लागतो हे जगाला दाखवून देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा समाज बदलण्यासाठी ज्या 4ही संघटनांना निर्मिती केली, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, समता सैनिक दल, दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या 4ही संघटनांना पुनरुज्जीवन करण्यासाठीचं जागरण करत करत पुन्हा हा समाज बदलण्यासाठी ज्या 4ही संघटनांमध्ये आजन्म राहण्याचं जे बाबासाहेबांचं स्वप्न ते परिपूर्ण करणं, या 4ही संघटनांचं पुनरुज्जीवन करून हा समाज बदलण्याचं जे बोधिसत्वाचं जे आव्हान आहे त्याची परिपूर्ती करण्याचं हे स्वप्न, बाबासाहेबांचं स्वप्न परिपूर्ण करण्यासाठी सारं जग, सारा हा संपूर्ण यमुदीप बुद्धमय धम्ममय करण्यासाठीचं हे अभियान, सामाजिक क्रांतीचं अभियान याला म्हणतो। हे अभियान हे अकोला काल 27 ज्या भदंत विठ्ठलबोधी महाथेरो यांच्या स्मृती दिवसापासून तर बाबासाहेबांच्या जयंती दिवसापर्यंत सम्राट अशोक, राजे शिवाजी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि ज्या भदंत राहुल सांकृत्य आहेत यांचा संयुक्त जयंती सोहळा आम्ही 14 तारखेला डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जन्मस्थळी आपण साजरा करणार आहोत। यासाठी पदयात्रा, धम्म पदयात्रा निघते आहे। खूप मंगलो भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में। जय भीम।